हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस एकेडमी के इस स्पेशल क्लास में। आज हम अपने भारत के संविधान के सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली पिछली जो क्लास हमारी हुई थी, हमने आर्टिकल 200 तक का अध्याय किया था। आज हम आर्टिकल 201 से लेकर 250 तक कवर करेंगे। जो यह आर्टिकल है, आज हम जो है कि 201 से 250 250 तक कवर करेंगे। यह आर्टिकल खास तौर पर राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका और कुछ ऐसे प्रोविजंस पर केंद्रित हैं जो भारत के संघीय संरचना को मजबूत बनाते हैं। मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको हर आर्टिकल का सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि आप सिर्फ याद ही ना करें बल्कि समझने की भी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा आर्टिकल 201 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 201। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 201 कहता है कि राज्य विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्य विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि कोई विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल ने पारित किया है, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा है, राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। यानी अगर सीधे सीधे समझे तो यहाँ कहने का मतलब है कि यदि कोई विधेयक जो राज्यपाल ने रखा है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, अगर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता है उस विधेयक को, तो वह विधेयक जो है कि पारित नहीं माना जाएगा और वह विधेयक जो है कानून नहीं बन पाएगा। तो यह बात 201 में कही गई है, अनुच्छेद 201 में। अब देखते हैं 202। 202 अनुच्छेद क्या कहता है? यहाँ पे कहा गया है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पे बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ भी जैसे कि आपने पार्लियामेंट में देखा था। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक वर्ष राज्यपाल राज्य की विधानमंडलीय सभा के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे यानी कि बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 202 के तहत। तो यह बात कही गई है। अगला देखते हैं 203। अनुच्छेद 203। अनुच्छेद 203 क्या कहता है? वित्तीय वर्ष के व्ययों के संबंध में, अनुदानों के संबंध में विधानमंडल की शक्तियां। यानी जो वित्तीय वर्ष के व्यय हैं उनके संबंध में, अनुदान के संबंध में विधानमंडल को क्या शक्तियां दी गई हैं उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे देखिए, राज्य विधानसभा वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुमानित व्ययों के लिए सरकार को अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। अनुमानित व्ययों के लिए सरकार को अनुदान देने का विचार करेगी, यह लिखा गया है अनुच्छेद 203 में। अगला अनुच्छेद देखते हैं 204। तो 204 में क्या कहा गया है कि वित्त विधेयकों का उपस्थापन। वित्त विधेयकों का उपस्थापन यानी कि राज्य विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है राज्यपाल की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य विधानसभा में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 205। अनुच्छेद 205। 205 में क्या कहा गया है? अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकोषण। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकोषण अनुदानों के लिए उपबंध। यहाँ पे सीधे सीधे समझे तो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकोषण अनुदान के बारे में बात की गई है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान अपर्याप्त पड़ते हैं तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, यदि कोई वित्तीय वर्ष है वहाँ पे स्वीकृति अनुदान जितना कहा गया है उसे से मतलब कम पड़ते हैं, तो उसकी जो पूर्ति करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो कहा गया है वह 205 में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 206। अनुच्छेद 206 निर्गम और व्यय की विधि प्रवर्तनता। निर्गम और व्यय की विधि प्रवर्तनता।
संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंधित व्यय को छोड़कर किसी भी व्यय की अनुमति विधानमंडल द्वारा दी जानी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंधित व्यय को छोड़कर, यानी संसद का जो व्यय है उपबंधित, उसको छोड़कर किसी भी व्यय की अनुमति, किसी भी व्यय की जो अनुमति है वह राज्य विधानमंडल द्वारा दी जानी चाहिए। यह बात कही गई है अनुच्छेद 206। ये देखते हैं 207। अगला अनुच्छेद आपके सामने है 207। यहाँ पे देखिए संविधायिक अनुदानों और विनियोग विधेयकों के लिए उपबंध। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 207। तो अनुच्छेद 207 क्या कहता है? अनुच्छेद 207 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान। राज्य विधानसभाओं में वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान, यानी यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए यानी पारित करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 208। राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन की प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन की प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल प्रत्येक सदन के लिए अपनी कार्य प्रक्रिया, कार्य संचालन तथा कार्य व्यापार के संचालन के लिए नियम बना सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 208 में। अब देखते हैं तो अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 210 में है कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी राज्य विधानमंडल की जो कार्यवाही है उसमें कौन सी भाषा बोली जा सकती है। तो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। राज्य विधानमंडल के किसी अन्य भाषा को भी स्वीकार कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी अन्य भाषा को भी स्वीकार कर सकता है। यह ऐसा लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 210 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 211। तो देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 211। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना, यानी कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना किसी न्यायाधीश के आचरण या कर्तव्यों के संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं की जा सकती है। यानी कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना किसी भी न्यायाधीश के आचरण, उसके कर्तव्यों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल की किसी कार्यवाही या प्रक्रिया की वैधता को, यानी कि राज्य विधानमंडल की किसी कार्यवाही या प्रक्रिया की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि राज्य के विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही यानी वैधता या प्रक्रिया संबंधी किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे देखिए यह भी बात कही गई है कि विधानमंडल में प्रक्रिया, व्यवसाय या अनुशासन बनाए रखने की शक्ति हो, उनसे संबंधित कार्यों पर अदालत का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता, अर्थात उन्हें न्यायालय जांच से सुरक्षा प्राप्त है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जो तत्कालीन हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो उस राज्य के न्यायिक मामलों की अंतिम अपील सुनता है। यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका हाई कोर्ट। यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा हाई कोर्ट। यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो उस राज्य के न्यायिक मामलों की अंतिम अपील सुनता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 215।
अनुच्छेद 215 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी अवमानना के तहत तहत दंड देने की शक्ति जो है कि दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखते हैं अनुच्छेद 216। प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या संसद तय करेगी। यानी कि अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या संसद द्वारा तय किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 217। यहाँ पे देखिए कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए उन्हें राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेकर करता है राष्ट्रपति। अगला देखिए अनुच्छेद 218। तो अनुच्छेद 218 जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबको बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसी प्रक्रिया के आधार पर जो है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। आप उस प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है वह कमेंट बॉक्स में मैसेज पढ़ें तो उनको पता चल जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अब देखते हैं अनुच्छेद 219। अगला है अनुच्छेद 219। तो सीधे सीधे याद रखिए, शपथ का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा। अनुच्छेद 219 जो है कि शपथ से संबंधित है हाई कोर्ट के। अब देखते हैं अनुच्छेद 220। सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी अन्य न्यायालय में अभ्यास नहीं कर सकता है। यानी कोई न्यायाधीश है जो सेवानिवृत्त हो चुका है, वह बिना अनुमति के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, यानी अभ्यास नहीं कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी वह राष्ट्रपति की अनुमति लेकर प्रैक्टिस कर सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 220 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 221। तो देखिए 221 क्या कहता है। 221 यहाँ पे बात की गई है वेतन और भत्तों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, यानी न्यायाधीशों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा। सेवानिवृत्ति से पहले की सेवा के भत्ते और सुविधाएं जारी रहेंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर स्थानांतरण किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफर करना है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला है स्थानांतरण भत्ता भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 222 के तहत उन्हें स्थानांतरण भत्ता भी दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में यह कहा गया है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। तो पद रिक्त होने पर या अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जिसे हम कार्यवाहक न्यायाधीश कहते हैं। यहाँ पे कहा है कि पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो अगर न्यायाधीश, तो उसके स्थान पर अस्थायी रूप से यानी सिर्फ काम करने के लिए किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो उसे हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। यह बात कही गई है अनुच्छेद 223 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 कहता है अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यभार की अधिकता होने पर अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।
अगर मान लीजिए कार्यभार अधिक हो गया है तो उसके लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अस्थायी अनुपस्थिति में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अस्थायी अगर अनुपस्थिति है तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 224 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 225, 224 ए। अनुच्छेद 224 यह कहता है, अनुच्छेद 224 कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, यानी कि अगर कोई न्यायाधीश है जो सेवानिवृत्त हो चुका है, उसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 224 ए के अनुसार। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य हेतु, कोई न्यायिक कार्य हेतु पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यह कहा गया है अनुच्छेद 224 के ए में। अब देखते हैं अनुच्छेद 225। तो अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रिया की बात की गई है। तो यहाँ पे विधानसभा द्वारा जब तक अन्यथा यह न कहा जाए तब तक उच्च न्यायालय की पूर्व शक्तियां और प्रक्रिया जारी रहेंगी। तो इस तरीके से अनुच्छेद 225 हो गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 यहाँ पे उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे देखिए यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट यानी हिबियस कार्पस, मैंडामस इत्यादि जैसे हैं जारी करने का अधिकार है। तो कितने प्रकार के रिट हैं उनके बारे में मतलब किस तरीके से जारी किया जाएगा और हर रीट किस तरीके से डिफाइन करता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मैंडामस क्या होता है, हेबियस कार्पस क्या होता है, कई सारी चीजें और है इसमें से। तो इनको आप अच्छे से जो है कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में एक एक लाइन में। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायालय का अधीक्षण अधिकार। अनुच्छेद 227। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया की निगरानी कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया की निगरानी कर सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 227 में। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228, अनुच्छेद संवैधानिक प्रश्नों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 यानी कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। यहाँ पे देखिए यदि कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। यानी यदि कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है या फिर कोई मामला उत्पन्न होता है तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है, यानी अपने पास बुला सकता है, अपने पास रख सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 229। उच्च न्यायालय के कर्मचारी जो होते हैं उनके बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 229 यानी उच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और खर्च का प्रावधान। तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनको सेवा शर्तें राज्यपाल की स्वीकृति से तय होती हैं। इनको मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो उच्च न्यायालय के कर्मचारी होते हैं उनको, और उनका जो है कि सेवा शर्तें हैं राज्यपाल की स्वीकृति से तय होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार, संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार यानी संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित कर सकती है। यानी संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय का अधिकार संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित कर सकती है। अनुच्छेद 230 में कहा गया है। अनुच्छेद 231, एक उच्च न्यायालय अनेक राज्य, यानी कि एक उच्च न्यायालय अनेक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जो है कि उच्च न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 231 में। यानी संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 231 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 233। तो देखिए अनुच्छेद 233 में कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति,
यानी कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से नियुक्ति करेगा जिला न्यायाधीशों की। 7 वर्षों तक अधिवक्ता का अनुभव आवश्यक है। यहाँ पे यह बात कहा गया है कि 7 वर्षों तक अधिवक्ता का जो अनुभव है वह होना आवश्यक होता है जिला न्यायाधीशों के लिए। अगला है अनुच्छेद 233 ए। तो 233 ए में कहा गया है, इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान लागू होने से पहले नियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वैध मानी जाएगी। संविधान लागू होने से पहले नियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वैध मानी जाएगी। यह बात कही गई है अनुच्छेद 233 ए में। देखते हैं अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक न्यायाधीशों की अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 234 में। अनुच्छेद 234 में अगला है अनुच्छेद 235। तो अनुच्छेद 235 में है कि अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है। उच्च न्यायालय को जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 235 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 236। अब देखते हैं अनुच्छेद 236। इसमें परिभाषा दी गई है। न्यायिक पद और न्यायालय की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 236 में। अनुच्छेद 237 प्रवर्तन, यानी राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर उपबंधों को राज्य के किसी भाग में लागू करने हेतु निर्देश दे सकता है। यानी कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर उपबंधों को राज्य के किसी भी भाग में लागू करने हेतु निर्देश दे सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 237 में। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 200 दिया गया है। अब हम देखेंगे 239। अनुच्छेद 239। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं जिसकी वजह से पीपीटी खुल नहीं रही है। तो इस तरीके से आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे 239 से, क्योंकि 238 जैसा कि आप सब जानते हैं उसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो इसके आगे के जो आर्टिकल हैं 239 से उसके आगे के जो जितने भी हैं हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।